हो सकता है हमारा हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। बीता कल नहीं बदला जा सकता, पर आने वाला कल अभी भी आपके हाथ में है। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक मौका है। आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। नई सुबह, नई किरणें, नई आशा, नई उम्मीदें और नए रास्ते, इन सब के साथ आपको सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। भारत सऊदी अरब संबंधों का नया दौर शुरू। सोमवार को कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने कहा, सऊदी अरब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक। चीन ने की G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की तारीफ। कहा, सम्मेलन की घोषणा ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक संकेत भेजा। विश्व मीडिया ने G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत बताया। सीमा सड़क संगठन की 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू संभाग के सांबा जिले से करेंगे 2,941 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। बारहवीं वार्षिक भारत ब्रिटेन वित्तीय संवाद बैठक नई दिल्ली में आयोजित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के चांसलर जेरेमी हंट ने बैठक में व्यापक आर्थिक और बहुपक्षीय मुद्दों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, बुनियादी ढांचे के निवेश और ग्रीन फाइनेंसिंग पर की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को मिली छूट होगी खत्म। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के एक प्रावधान को रद्द करने का उसका 2014 का आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से होगा लागू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर। करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जैसलमेर दौरा। भारत पाक सीमा स्थित चौकी पर बीएसएफ जवानों से करेंगे संवाद। रामदेवरा मंदिर और तनोट माताजी मंदिर के करेंगे दर्शन। स्टॉक मार्केट में निफ्टी ने रचा इतिहास। पहली बार 20,000 अंक पर पहुंचा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50। और कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत। कोहली, केएल राहुल और कीनाबाद शतकीय पारियां खेलकर तीसरे विकेट के लिए बनाई 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। आज श्रीलंका से होगा मैच। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत सऊदी अरब बैठक के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सऊदी अरब के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग को लेकर अपार संभावनाएं हैं। दोनों पक्ष $100 अरब के निवेश की पहचान करने और उसे प्रसारित करने में मदद करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमत हुए। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सऊदी के क्राउन प्रिंस का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक है। राष्ट्रपति ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने पर खुशी जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आधुनिक दुनिया में भारत और सऊदी अरब सांस्कृतिक अनुभव और आर्थिक तालमेल साझा करते हैं और एक शांतिपूर्ण दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये हमें स्वाभाविक भागीदार बनाते हैं। भारत के लोगों, सरकार और अपनी ओर से मैं महामहिम और आपके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। महामहिम, भारत और सऊदी अरब के ऐतिहासिक संबंधों की नींव है हमारे अपनी विश्वास और हमारे लोगों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संपर्क। एक गहरा रिश्ता महज कुछ साल पुराना नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। भारत की कहानियाँ और दंत कथाएँ अरब तटों तक पहुँची और वहाँ से इतिहास की धाराओं ने उन्हें विश्व में फैलाए। कला और विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अरब जगत की देन हैं। सदियों से चले आ रहे व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों ने हमें और करीब ला रहा है। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बातचीत और G20 शिखर सम्मेलन में आपकी मूल्यवान भागीदारी ने हमारे दोनों देशों के बीच बहुमुखी साझेदारी को और मजबूत किया है। चीन ने आखिरकार नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई घोषणा ने एक सकारात्मक संकेत दिया है कि प्रभावशाली समूह वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। भारत ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सर्वसम्मति घोषणा को अपनाने के बाद एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को समाप्त करने का आह्वान किया। रविवार को संपन्न 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के नतीजे पर अपनी पहली टिप्पणी में चीनी विदेश मंत्रालय ने इसके नतीजों की सराहना की। विश्व मीडिया ने G20 शिखर सम्मेलन के भारत के सफल आयोजन की सराहना की है और इसके नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत बताया है, जो विश्व मंच पर देश का प्रभाव बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थानों में सुधारों पर जोर दे रहे हैं। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यस्त वार्ताओं की एक श्रृंखला के माध्यम से विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष पर G20 देशों के बीच अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में कामयाब रहा, जिसने पहले दिन घोषणा पर समझौते तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में आयोजित G20 की सफलता से विश्व भर में भारत का नाम धूमकेतु की तरह चमक रहा है और वैश्विक नेताओं के साथ साथ विदेशी मीडिया भी जी भरकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। Is really being seen as a win for Modi and a win for India. Well, you're right, a win for Modi, a win for India. We talked about how the communique was at risk coming into this particular summit, but not only did India manage to cobble up a communique, it came on day one of the 2-day summit, which is a feat. I think the country that has the strongest claim to success here is the host nation, India, that it oversaw against the odds getting this declaration despite the huge sort of chasm of division between Russia and China on the one side and the West on the other side, and also making a pretty convincing claim to becoming the voice of the global South, which has been a theme very much of India's G20 presidency. What is certain is that the Indian presidency of the G20 has shown light over differences. There are financial interests and there are economic interests, and there is might
particularly in what's now become the world's most populous nation. I'll give you just one example. It was interesting to see how when we had the general session of the G20, it was in English that the leaders of France, Italy, and Germany addressed the plenary. That was definitely a nod to the host, Narendra Modi. Who is, of course, at the center of it all. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गांधीनगर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कल यानी 13 सितंबर को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी। साथ ही गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार को ही गांधीनगर स्थित राजभवन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष्मान भव पहल का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज राजस्थान की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे में वे करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। करौली में उपराष्ट्रपति महावीर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद वे गुड़ला पहाड़ी पहुंचकर कर्नल बैंसला जयंती महोत्सव में भाग लेंगे। वहां से उपराष्ट्रपति भरतपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पहुंचने पर लक्ष्मण मंदिर जाएंगे और दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। फिर वे भरतपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का भी दौरा करेंगे और संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति सैनिक स्कूल के पूर्व छात्रों और सामुदायिक नेताओं से भी मुलाकात कर विमर्श करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भरतपुर के UIT सभागार में MSJ कॉलेज, RD गर्ल्स कॉलेज और श्री अग्रसेन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। वहां से उपराष्ट्रपति धौलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां मचकुंड मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कैसरबाग में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति धौलपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों और सैनिक स्कूल के पूर्व सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। और अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आज के कार्यक्रम की। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर में रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला जैसलमेर का दौरा है। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए करीब सुबह 11 बजे रामदेवरा के लिए जाएंगे। रामदेवरा मंदिर में दर्शन करने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे वे जैसलमेर में BSF के गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां वे आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष शाम को हेलीकॉप्टर से तनौट पहुंचेंगे, जहां पहले वे भारत-पाक सीमा देखेंगे। इसके बाद शाम को 7 बजे तनौट माता मंदिर में आरती में शामिल होंगे। इसके बाद वे घंटियाली गांव जाएंगे, जहां वे ग्रामीणों से संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन की 2,941 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री जम्मू संभाग के सांबा जिले से इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सांबा जिले में बिश्नाह कौलपुर फूलपुर रोड पर लगभग 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक RCC देवक ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस पुल का रक्षा बलों के लिए रणनीतिक महत्व है और इससे सैनिकों, भारी उपकरणों और मशीनीकृत वाहनों को तेजी से अग्रिम मोर्चों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 11 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख में, 36 अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में 5-5, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 और राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-1 परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं में उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।
परियोजनाओं में 21 नई सड़कें, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टियां और 2 हेलीपैड शामिल हैं। 12वीं वार्षिक भारत ब्रिटेन वित्तीय संवाद बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के मुख्य वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अर्थव्यवस्था के मौलिक आधारों और बहुपक्षीय मुद्दों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, ढांचागत विकास के लिए निवेश और पर्यावरण गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधन संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग से काफी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने गिफ्ट सिटी IFSC में गतिविधियां बढ़ाने और वित्तीय प्रौद्योगिकी भागीदारी को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। वित्त मंत्री ने भारत ब्रिटेन वित्तीय भागीदारी के जरिए हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय सेवाओं के लिए मशीन लर्निंग और भारत का नया डिजिटल निजी जानकारी संरक्षण अधिनियम जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के जरिए सुरक्षित और समावेशी वित्तीय मध्यस्थता के प्रारूप के बारे में सहयोग के लिए अपार संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के एक प्रावधान पर फैसला सुनाया है। इस फैसले के जरिए केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने से पहले केंद्र की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि धारा 6A कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो विशेष रूप से वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 20(1) का DSPE अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं है। अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं भारत के नेतृत्व में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन की कुछ अनदेखी तस्वीरें। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। launch of Mahendragiri is a significant milestone in our maritime history. ये बायर्स नेवी से हम लोग अभी बिल्डर्स नेवी में ट्रांसिशन किया है. We are also given a commitment that the Bharatiya Nausena will be a fully Atmanirbhar Navy by 2047. इसका इस्तेमाल प्राइमरीली युद्ध के लिए और सुरक्षा के लिए किया जाता है. मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है. इसमें सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर
एंटी सबमरीन, ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का पहला कारोबारी दिन शानदार साबित हुआ। स्टॉक मार्केट के दोनों इंडेक्स शुरुआती कारोबार से ही बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे और दिन का कारोबार खत्म होने से पहले ही प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 ने इतिहास रच दिया। ये इंडेक्स पहली बार 20,000 के स्तर के पार पहुंच गया। सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी। इसी बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स सुबह 9:15 बजे पर 19,890 के स्तर पर ओपन हुआ था। जैसे जैसे मार्केट में कारोबार आगे बढ़ा, निफ्टी ने भी रफ्तार पकड़ ली। कारोबार के दौरान ये 20,008.15 के हाई लेवल तक पहुंचा था। ये पहला मौका है जब निफ्टी ने इस लेवल को पार किया है। 36 सत्रों में निफ्टी ने ये रिकॉर्ड स्तर पाया है। निफ्टी 50 ने अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छूते हुए और मार्च 2023 के बाद से अब तक 15% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि अपने अब तक हाई लेवल पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार में आखिरी मिनटों के कारोबार के दौरान इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 20,000 के लेवल के नीचे बंद हुआ। बाजार की समाप्ति पर 176.40 अंक की बढ़त के साथ 19,996.35 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 414.30 अंकों की बढ़त लेते हुए 45,570.70 के लेवल पर बंद हुआ। और अब बात खेल जगत की। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में 228 रनों से हराते हुए इतिहास रच दिया है। ये उसकी वनडे में सबसे बड़ी जीत है। गरजते बरसते बादलों के बीच भारतीय सूरमाओं की हुंकार के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के इस महा मुकाबले को खत्म होने में 2 दिन लग गए। लगभग 16 घंटे तक चले इस मैच में पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हवाई फायर से हौसला तोड़ दिया, तो रिजर्व डे पर विराट कोहली और केएल राहुल ने रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 128 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हारिस राउफ बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। पाकिस्तान की पारी को ढेर करने में कुलदीप यादव की फिरकी का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने 5 विकेट झटके। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। और फिलहाल 12 सितंबर साल 1959 को सोवियत संघ ने लूनिक 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन था। इसे लूना 2 के नाम से भी जाना जाता है। लूना 2 नाम के इस 391 किलो वजनी विशाल रूसी रॉकेट को चंद्रमा पर जाने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रमा की ओर छोड़ा गया यह दूसरा रूसी रॉकेट था। इससे पहले भी सोवियत संघ ने इसी साल जनवरी में चंद्रमा पर एक और रॉकेट भेजा था, लेकिन यह अपने लक्ष्य से चूक गया था और अंतरिक्ष में भटक गया। लूनिक 2 का काम था पृथ्वी और चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चारों ओर विकिरण यानी रेडिएशन के बेल्ट को मापना। 12 सितंबर साल 1966 को मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले साल 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे। मिहिर सेन पेशे से वकील थे। उन्हें साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण से नवाजा गया।
और अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें कि आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभात को संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखना ना भूलें। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।